दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विष्णुपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के उस कथावाचन विवाद पर जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी। हालांकि इस पूरे कथावाचन विवाद के तथ्य बताने से पहले मैं कुछ प्रश्नों पर जरूर बात करूंगा और उसके बाद आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि दोनों आरोप के आरोप और प्रत्यारोप क्या है और फिर आप खुद फैसला करें कि सच्चाई क्या है। और वो इसलिए क्योंकि इस विवाद में अब राजनीति का प्रवेश हो गया है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अब इस राजनीति में कूद गए। फिलहाल सबसे पहले यदि मैं इन प्रश्नों की बात करूं तो पहला प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये घटना यादव बनाम ब्राह्मण है। तो मेरा कहना है कि यह घटना यादव बनाम ब्राह्मण नहीं है। हां, विवाद के बिंदु में यादव और ब्राह्मण है। एक पक्ष यादव है और दूसरा पक्ष ब्राह्मण है, लेकिन यह जातिगत विवाद नहीं है। दो पक्षों का विवाद है, यह जातिगत नहीं है। तो यह यादव बनाम ब्राह्मण नहीं। दूसरी बात कि क्या किसी कथावाचक को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया गया कि वो ब्राह्मण नहीं था। यहां पर फिर मैं ये कहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कथावाचक को इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि यजमान के कुछ आरोप है। उस आरोप पर भी बाद में आपसे बात करूंगा। और दूसरा आरोप यह है कि यजमान के कथावाचकों ने अपनी जाति छिपाई और उनके पास से दो आधार बरामद हुए। तो वहां पर इसलिए उनको प्रताड़ित नहीं किया गया कि वो ब्राह्मण नहीं थे। प्रताड़ित इसलिए किया गया कि यजमान के अनुसार उन्होंने एक अश्लील हरकत करी थी और दूसरी बात उन्होंने यजमान से झूठ बोला था। तो इसलिए फिर मैं कह दूं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, कथावाचक को इसलिए प्रताड़ित नहीं करा गया कि वो ब्राह्मण थे। तीसरी बात कि क्या किसी गैर ब्राह्मण को कथावाचन का अधिकार है या नहीं। इस पर हिंदू धर्म में कोई विवाद नहीं है। कथावाचन का अधिकार हर हिंदू को है, वो चाहे यादव है और चाहे ब्राह्मण है। हिंदू धर्म में ऐसा रहा है, जिसने ज्ञान की पूजा करी है। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, महर्षि वाल्मीकि की हमारे यहां पूजा की जाती है। और कहा तो यहां तक भी जाता है कि हिंदुओं के रीति रिवाजों को, कुछ हमारे धार्मिक क्रियाओं को जो लेखनीबद्ध किया है वो भी गैर ब्राह्मणों ने किया और उनके द्वारा लेखनीबद्ध क्रियाओं का ही समस्त हिंदू धर्म पालन करता है। और इतिहास की बात छोड़ दो, बाबा रामदेव सबके सामने, भले ही हजारों साल पहले योग का भारतीय ऋषि मुनियों ने कोई योग को जन्म दे दिया हो, आज की तारीख में जो योग घर घर में हो रहा है वो बाबा रामदेव के कारण हो रहा है। और हर हिंदू बाबा रामदेव को श्रद्धा की नजर से देखता है। हाँ, बस कांग्रेस पार्टी के लोग बाबा रामदेव को श्रद्धा की नजर से नहीं देखते। उसके पीछे दूसरा कारण है, क्योंकि कांग्रेसी बस उसको श्रद्धा से की नजर से देखते हैं जिनके सिर पर एक खास किस्म की टोपी होती है और जिसके चेहरे पर एक खास किस्म की दाढ़ी होती है। बस कांग्रेसियों के लिए बस वही व्यक्ति श्रद्धा का विषय, श्रद्धा का पात्र है।
बाकी सब फ्रॉड है, धोखेबाज है, व्यापारी लोग हैं। तो बाकी इन कांग्रेसियों के अलावा चाहे वो सपा का ब्राह्मण है, चाहे वो लालू प्रसाद की पार्टी का कोई ठाकुर है, चाहे वो भाजपा का किसी और जाति का हो, सब बाबा रामदेव को बहुत श्रद्धा की नजर से देखते हैं। और कांग्रेस की तो जब सरकार थी, एक दिन में बाबा रामदेव के खिलाफ 100 मुकदमे काम करे गए, जबकि यासीन मलिक जिसने वायु सैनिक अफसरों की हत्या करी थी, उसको प्रधानमंत्री निवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था, उसको शॉल उड़ाया जाता था, उसको लंच और डिनर करा जाता था, कश्मीर के आतंकवादी नेताओं का सम्मान किया जाता था, लेकिन बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमे कायम किया जाता था। तो वो कांग्रेसियों की बात अलग है। तो इसलिए हिंदुओं में भी ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि किसी गैर ब्राह्मण को कथा का या हिंदू धर्म पर प्रवचन देने का अधिकार नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग जो गैर ब्राह्मण हैं वो कथा वचन करते हैं। तो ये बात भी जो लोग कह रहे हैं कि इसलिए उन कथावाचकों के खिलाफ अपमान करा गया कि वो ब्राह्मण नहीं थे और ये अधिकार ब्राह्मणों को है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात कि यदि कथावाचकों की किसी भी एंगल से कोई गलती थी, चाहे इस एंगल से कि जैसा कि जजमान का आरोप है, या इस एंगल से कि उनके पास 2 आधार थे, या इस एंगल से उन्होंने जाति छिपाई, क्या दांदापुर गांव के उन युवकों को जो ब्राह्मण थे उन्हें कथावाचकों के साथ मारपीट करने का, उनकी शिखा काटने का अधिकार था? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं था। और यहां पर दांदापुर गांव के वो ब्राह्मण युवक निश्चित रूप से दोषी हैं, यदि यजमान के आरोप सही भी थे। और आधार कार्ड तो चलो सच्चाई सामने आ गई, सबको पता है 2 आधार कार्ड थे और वो जाति छिपा रखी थी, लेकिन यदि उन्होंने जाति छिपा भी रखी थी और आपके नॉलेज में आ गया, तब भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार दांदापुर गांव के किसी भी युवक को, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो गैर ब्राह्मण है, किसी ने नहीं दिया। और यदि उन्होंने कथावाचकों के साथ मारपीट की है, प्रताड़ित किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल जो मेरी जानकारी है, प्रदेश सरकार ने दांदापुर गांव के उन 23 युवकों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने कथावाचकों के साथ मारपीट करी, उन्हें प्रताड़ित किया, उनकी शिखा काटी। निश्चित रूप से राज्य सरकार के इस कदम की मैं सराहना करता हूं। दोस्तों, इस विवाद में जैसे ही सोशल मीडिया पर यह विवाद आया, राजनीतिक एंट्री हो गई। अखिलेश यादव जो पिछले काफी समय से यादव बनाम हिंदू संघर्ष कराने का को प्रयासरत है, हालांकि इससे उन्हें क्या राजनीतिक फायदा होगा मेरी समझ से परे। जो भी उन्हें समझा रहा है कि आप यादव बनाम हिंदू में संघर्ष करा दो, वो समाजवादी पार्टी का शुभ चिंतक नहीं है और वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपको याद होगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके उन्होंने रामचरितमानस के मानस से के माध्यम से पूरे हिंदू समाज पर हमला बोला था। उसके बाद आपको याद होगा कि उन्होंने रामजीलाल सुमन को आगे करके ठाकुर समाज के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियां करी थी। ठाकुर विभूतियों का अपमान करने का प्रयास किया गया। राणा सांगा के बारे में झूठे अमर्यादित बातें कही गई और कहा जाता है कि अखिलेश यादव ये सब कुछ राम गोपाल जी के सलाह मशवरा से करते हैं। और कहा यह भी जाता है, शिवपाल सिंह जी लगातार उन्हें सलाह देते हैं कि आपको जो ये सलाह दे रहा है कि हिंदुओं से झगड़ा कराओ, ठाकुरों से झगड़ा कराओ, ब्राह्मणों से झगड़ा कराओ, यह आपको शुभ चिंतक नहीं है और इनका मकसद समाजवादी पार्टी को समाप्त करना है। पिछले 2 मौकों पर अखिलेश यादव को यह बात समझ में भी आई और उन्होंने राम गोपाल जी की बात ना मानकर शिवपाल सिंह की बात मानी। फिर फिलहाल यही कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह जी ने उन्हें समझाया है कि यह झगड़ा यादव बनाम ब्राह्मण नहीं है, लेकिन अभी तक
समाजवादी पार्टी के लोग इसको यादव बनाम हिंदू का संघर्ष का रूप देते नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको घटना बता दूं कि गांव दादापुर जनपद इटावा में एक सज्जन थे जयप्रकाश तिवारी। इनकी एक बहुत इच्छा थी कि मैं एक अपने बजट के हिसाब से गांव में कथा करा दूं, और इसी हिसाब से ये कथावाचकों से मिल रहे थे। और इसी दौरान ये मुकुटमणि अग्निहोत्री के संपर्क में आए और इनको लगा कि भाई मेरा बजट भी अलाउ कर रहा है और जो उन्हें फीडबैक मिला था ठीक था कि भाई कथा हो जाएगी गाँव में, हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। उन्होंने इनको कथा के लिए बुला लिया। अब यजमान जयप्रकाश तिवारी का यह आरोप है कि 21 तारीख को कथा के पहले दिन जब कलश यात्रा निकल गई, पाठ हो गया, पहले दिन की कथा हो गई और रात को यजमान के घर पे कथावाचक और इनके सब साथ के मंडली का खाना था। जब खाना परोस दिया गया घर के बाहर बैठक वाले कमरे में, तब मुकुटमणि अग्निहोत्री और उनके साथ के लोगों ने कहा जयप्रकाश तिवारी से कि खाना आपकी पत्नी रेणुका तिवारी हमें अपने हाथ से खिलाएंगी। इस बात पर विवाद हो गया और यदि यह बात सच है तो निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार नहीं किया सकता। लेकिन मैं यदि लगा रहा हूं क्योंकि कथावाचकों ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है और उनका कहना है कि ये झूठा आरोप है। अब जयप्रकाश तिवारी सच है या कथावाचक सच है, यह पुलिस की जांच का विषय है। जब वहां पर उपस्थित लोगों ने या कथावाचकों को इस बात पर ऐतराज किया तो कथावाचकों ने बताया जाता है माफी मांग ली और कहा कि सही है, हम खाना खा लेंगे। रेणुका तिवारी जो जयप्रकाश तिवारी की पत्नी थी, उन्होंने खाना परसना शुरू कर दिया। जब उन्होंने खाना परसा तब मुकुटमणि अग्निहोत्री ने उनकी उंगली पकड़ के खींच ली। यह भी आरोप है जयप्रकाश तिवारी का, लेकिन मुकुटमणि अग्निहोत्री इसका भी खंडन करते हैं कि मैंने ऐसा नहीं करा। अब जयप्रकाश तिवारी का कहना है कि जब उन्होंने यह हरकत करी, यदि यह करी तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। तब वहां विवाद बढ़ गया। फिलहाल उसी विवाद के बीच में मुकुटमणि अग्निहोत्री ने अपनी जेब से कुछ निकाला और जब जेब से निकाला तो वहां पर 2 आधार कार्ड गिर गए नीचे और जैसे ही वो 2 आधार कार्ड गिरे, वहां पर उपस्थित एक युवक ने उन दोनों आधार को उठा लिया। अब उसमें देखा फोटो कथावाचक मुकुटमणि अग्निहोत्री का दोनों आधार पर था, लेकिन एक आधार पर लिखा हुआ था मुकुटमणि अग्निहोत्री और दूसरे आधार पर लिखा हुआ था मुकुटमणि सिंह यादव। यहां पर विवाद ने आरोप ले लिया और जयप्रकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि आपने हमसे जाति के बारे में झूठ बोला और आपको हमें सच सच बताना चाहिए था। खैर, खाना निबट गया, अगले दिन कथा भी हो गई। लेकिन जयप्रकाश तिवारी ने दिन में गांव के लोगों को यह बात बता दी कि भाई रात इन्होंने ऐसे ऐसे हरकत करी, 2 बार ये हरकत करी, पत्नी की उंगली पकड़ी और पहले कहा कि वो अपने हाथ से खाना खिलाए और फिर ऐसे ऐसे इनके आधार कार्ड मिला। इससे गांव के कुछ लोग उत्तेजित हो गए और जब दूसरे दिन 22 तारीख की कथा खत्म हो गई, 22-23 की रात की बात है, वो कथावाचक को एक तरफ ले गए और उनसे कहा सच सच बताओ तुम्हारा सही नाम क्या है और तुम्हारी जाति क्या है। इस पर कथावाचक मुकुटमणि अग्निहोत्री कुछ सब पकाए और उन्होंने कहा कथावाचक की कोई जाति नहीं होती। लेकिन जब जोर दिया गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो उनकी जाति यादव है और वो पहले कुछ और करते थे, व्यापार में घाटा हो गया। उन्होंने सोचा कथावाचन एक अच्छा व्यवसाय है, इसलिए उन्होंने व्यवसाय के रूप में कथावाचन को नाम को स्वीकार कर लिया और लोगों को मुझ पर और ज्यादा विश्वास हो जाए, इसलिए मैंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करा लिया और मैं मुकुटमणि सिंह यादव से मैंने अपना नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री कर लिया।
यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, यदि मुकुटमणि अग्निहोत्री व्यापार भी कर रहे थे कथावाचन का, तो वो अकेले व्यक्ति नहीं है जो ये व्यापार कर रहा है। आज की तारीख में 99% कथावाचक जिनकी कथा में 20 लाख से लेकर 50 लाख और 1 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं, और जिनको तमाम घरों की खासकर महिलाएं टीवी और यूट्यूब खोल के बैठ जाती हैं और 3-3 घंटे रोज कथा सुनती हैं, वो सब व्यापार कर रहे हैं। मैं कद की बात करता नहीं। जिले में होता है, जिले भर की महिलाएं गाड़ियां बराबर के जाते हजार लगा जाते हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व के अलग जगह रहे, जैसे बाबा बागेश्वर वाले, लेकिन बाकी अधिकांश लोग, और भी 2-4 लोग होंगे, बाकी लोग व्यापार कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अब इसमें कुछ इस्लामिक रीति रिवाजों को भी शामिल कर लिया है। मतलब उनका कोशिश है व्यापार को और बढ़ाया जाए, हिंदुओं से भी पैसा कमाओ और मुस्लिम समाज से भी पैसा कमाओ। तो फिलहाल फिर मैं मूल मुद्दे पर आ जाता हूं कि इतना करने के बाद जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन युवकों ने इनके साथ अभद्रता करी। आरोप है कि इनकी शिखा काटी गई और इनके बाल काटे गए और इनको साथ मारपीट करी गई। कुछ लोगों ने इसका सोशल मीडिया कोई वीडियो बना लिया और वो सोशल मीडिया पर आ गया, और उसके बाद इस विवाद ने तूल पकड़ लिया। यहां मैं ये बात साफ करना चाहता हूं, जिन भी युवकों ने इन कथावाचकों की शिखा काटी, इनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, उन्होंने अपराध किया और उनके खिलाफ हर हालत में कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्योंकि यदि जालसाजी भी करी कथावाचकों ने, यदि झूठ भी बोला, यदि अश्लील हरकत भी करी, तो आपको उनकी शिखा काटने का, उनके बाल काटने का, उनके साथ मारपीट करने का अधिकार नहीं है। आप पुलिस को सूचित कर देते, कथा को भंग कर देते, कह देते कि कथा स्थगित कर देते और उन्हें पुलिस के हाथों सौंप देते और रिपोर्ट लिखवा देते। तो निश्चित रूप से उन युवकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और फिलहाल 23 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने कथावाचकों को इसलिए नहीं मारा, ये कथावाचक की आदत थे। ये आरोप जो लोग लगा रहे हैं कि यादवों पर ब्राह्मणों ने हमला करा, यह भी गलत है। जिस तरीके से यादव ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने यादवों का अपमान करा, ब्राह्मणों ने यादवों की शिखा काटी, ब्राह्मणों ने यादवों को ये कह दिया कि तुम्हें कथा कहने का अधिकार नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। इसी तरीके से वो ब्राह्मण, वो यादव भी आरोप गलत कर रहे हैं, और जो ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि यादवों ने ब्राह्मणों के ऊपर हमला कर दिया, वो भी गलत कर रहा है। दरअसल हुआ ये कि सोशल मीडिया पर सब कुछ आने के बाद जब समाजवादी पार्टी बीच में कूद गई, तो सपा के एक नेता ने, जो यादव जाति से हैं, उस डूंगरपुर गांव को चारों ओर से घेर लिया और उनकी कोशिश थी कि गांव में घुसकर गैर यादवों के साथ बदतमीजी की जाए। हो सकता है कुछ अप्रिय घटना हो जाती यदि पुलिस और प्रशासन सही समय पर कदम नहीं उठाता। हालांकि योगी जी ने प्रशासन की सख्ती में कमी पर नाराजगी जाहिर करी है, लेकिन फिर भी जितनी सख्ती हुई है वो भी काबिल तारीफ है। और प्रशासन समय रहते मौके पर पहुंच गया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा डूंगरपुर गांव में गैर यादव परिवारों पर हमला करने के प्रयासों को विफल कर दिया। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रयास हो या कुछ यादव समाज के नेताओं का यह प्रयास हो, इस प्रयास का भी समर्थन नहीं किया जा सकता। और जहां तक मेरा कहना है, वो यादव भी राजनीति कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि यह ब्राह्मणों का यादवों पर हमला है, और वो ब्राह्मण भी राजनीति कर रहे हैं
जो ये कह रहे हैं कि अब यादव ब्राह्मणों पर हमला कर रहा है। जिन यादवों ने दूधापुर गांव को घेरा वो संपूर्ण यादव समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मुझे लगता है वो अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने का प्रयास कर रहे थे और इसी तरीके से वो ब्राह्मण भी अपनी राजनीतिक की रोटियां चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर हमला है। फिलहाल आरोप दोनों पक्ष की ओर से हैं, गलतियां दोनों पक्ष की ओर से हुई है। गलती उन कथावाचकों की ओर से हुई है जो यादव हैं। यदि उन्होंने ये कहा कि जयप्रकाश तिवारी की पत्नी हमें अपने हाथ से खाना खिलाए, इसको स्वीकार नहीं करा जा सकता। यदि उन्होंने जयप्रकाश तिवारी की पत्नी की उंगली को खींचा, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके 2 आधार कार्ड हैं, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जाति छिपाई, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गलती गांव के उन युवाओं की भी है जिन्होंने इन कथावाचकों की शिखा काटी और इन कथावाचकों का मुंडन किया और इनकी पिटाई करी। यदि उन्होंने गलत किया था तो उन्हें कानून को हाथ में नहीं लेना था। फिलहाल मैं सिर्फ ये कहूंगा कि चाहे तो वो यादव और चाहे वो ब्राह्मण जो यहां पर अपनी अपनी जाति पर हमले का आरोप लगा रहे हैं, उनका मकसद राजनीति करना है और हिंदुत्व की एकता में दरार पैदा करना है। अभी तक जो नाम सामने आ रहा है, जो ये कह रहे हैं ब्राह्मणों पर हमला, वो लगभग सभी कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं और सोशल मीडिया पर कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने कांग्रेस से जुड़े हुए ब्राह्मण नेताओं के बहुत सारी पोस्ट पढ़ ली जो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि यादवों ने हमला करा और यादव ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो यादवों पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यादवों को गैर हिंदुओं से लड़ाने में, गैर यादव हिंदुओं से लड़ाने में उन्हें राजनीतिक फायदा होगा। ये उनका सोच है। फिलहाल मैं सिर्फ ये कहूंगा आपसे कि मेरी नजर में ये यादव बनाम ब्राह्मण झगड़ा नहीं है, ये यादव बनाम हिंदू झगड़ा भी नहीं है। हाँ, कुछ यादव कुछ ब्राह्मण इस झगड़े की आड़ में कुछ राजनीतिक रोटियां, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और मैं अपनी ओर से सिर्फ ये कहूंगा धैर्य बना के रखें, ऐसे लोगों को पहचाने और यदि सरकार ऐसे दोनों ही पक्षों के खिलाफ, यादव समाज के खिलाफ, यादव समाज के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ और ब्राह्मण समाज के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि वो यादव और वो ब्राह्मण जो इसे जाति का प्रश्न बना रहे हैं वो हिंदू विरोधी हैं, वो खाल उड़े हुए हैं जाति की, लेकिन उनका मूल उद्देश्य हिंदुत्व की एकता को तोड़ना है। संभल कर लिखिए सोशल मीडिया पर, संभल कर लिखिए टिप्पणियां सोशल मीडिया पर, और यदि कोई यहां पर इस बात को लेकर यादव अस्मिता की बात करता है या ब्राह्मण अस्मिता की बात करता है तो आप उस व्यक्ति की वॉल पर जाकर उसका इतिहास खंगालिए, निश्चित समझिए वही मिलेगा जो मैं आपसे कह रहा हूं। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर चर्चा करूंगा और रोजाना की तरह आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।